Hello students, so let's start our today's lecture of the ray optics. Okay, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रॉब्लम देखेंगे. लास्ट टाइम हमने जो प्रॉब्लम देखा था, व्हेन a mirror have a particular thickness, okay, mirror having particular thickness, we are going to solve that problem. Okay, suppose question is like this. Suppose this is a mirror. Okay, this is a mirror and this mirror is having a thickness of suppose 8 centimeter. Okay, so this is the mirror having thickness of 8 centimeter and one object is placed in front of this thick mirror at a distance of suppose 20 centimeter. Then question is that at how much distance behind the mirror image will form. Okay, so this mirror के पीछे कितने डिस्टेंस पर इमेज फॉर्म होगी. ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज इधर फॉर्म हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस हमें x डिस्टेंस निकालना है, इमेज डिस्टेंस x बिहाइंड द मिरर. ओके, सो इसके लिए क्या करना है, देखिए इन दिस केस यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द एपरेंट पोजीशन ऑफ द मिरर. मतलब ऑब्जेक्ट के लिए ये जो मिरर है एज इट इज 8 सेंटीमीटर पर नहीं दिखाई देगा, वो थोड़े से क्या हो जाएगा, कम डिस्टेंस पर दिखाई देगा. सपोज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 3/2. ओके, सो डेंसर मीडियम का डिस्टेंस जो है वो एज इट इज नहीं दिखता है, उससे कम दिखाई देता है. तो ये जो फ्रॉम दिस सरफेस, ओके, फ्रॉम लेफ्ट सरफेस मिरर कितने डिस्टेंस पर होगा, 8 डिवाइडेड बाय 3/2. ओके, सो 8 डिवाइडेड बाय 3/2, 8 डिवाइडेड बाय 3/2, सॉरी यहाँ पे 8 सेंटीमीटर की जगह फॉर एग्जांपल मैं 9 सेंटीमीटर लेता हूं, 9 सेंटीमीटर. ओके, 9, so 9 divided by 3 मतलब 9 into 2 divided by 3. Okay, so it will be 6 centimeter from this front surface. Okay, it will be at a distance of 6 centimeter from the front surface. So from front surface mirror will be here. This is called as apparent position of the mirror. So apparent position कितने distance पर आ जाएगा, 6 centimeter पर आ जाएगा apparent position. अभी यहाँ पे क्या करना है, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया है, एपरेंट मिरर से जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उतना ही एपरेंट मिरर से इमेज का डिस्टेंस होता है. तो अभी आप मुझे बताइए फ्रॉम दिस एपरेंट मिरर ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है, फ्रॉम दिस एपरेंट मिरर ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर होगा, बताइए. एट हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम दिस एपरेंट मिरर ऑब्जेक्ट विल बी, ये तो 20 एज इट इज है, 20 प्लस ये 6 तो कितना हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी 26. अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 26 है तो इमेज डिस्टेंस भी कितना बनेगा, 26 ही बनेगा. इफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 26, इमेज डिस्टेंस विल आल्सो बी इक्वल टू 26. अगर अभी इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द एपरेंट मिरर इज एट 26, ओके 26, तो x कितना आ जाएगा. ठीक, यहाँ पे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 26 प्लस 6 मतलब ये यहां से फ्रॉम फ्रंट सरफेस इमेज कितने डिस्टेंस पर आ जाएगा वो मिलेगा हमें. 26 प्लस 6 मतलब ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 32. करेक्ट है ना, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 26 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 32. एंड 32 से क्या करना पड़ेगा, ये थिकनेस माइनस करना पड़ेगा, 32 माइनस 9. करेक्ट है ना, 26 प्लस 6 मतलब 32 एंड 32 माइनस 9 हो जाएगा. समझ में आ रहा है ना. सो 26 प्लस 6 माइनस 9 मतलब 32 माइनस 9 दैट विल बी इक्वल टू 23 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर. 32 माइनस 9 दैट इज 23. ओके, करेक्ट है ना, इसमें कुछ डाउट नहीं है ना अभी. एनी डाउट इन दिस केस, नो डाउट, समझ में आया कि देखिए बहुत सिंपल प्रॉब्लम है. ओनली आपको यहाँ पे क्या करना है, एपरेंट पोजीशन ऑफ द मिरर निकालना है एंड एपरेंट मिरर से एपरेंट पोजीशन से जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेगा उतना ही इमेज डिस्टेंस होने वाला है. दैट इज द थिंग, ओनली उतना ही याद में रखना है. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, व्हाट हैपेंस इफ वी टेक स्फेरिकल मिरर इंस्टेड ऑफ प्लेन मिरर। तो उसके लिए हमें रिफ्रैक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल सरफेस वो स्टडी करना पड़ेगा। रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर वो आगे पार्ट है। ओके नेक्स्ट, अगर यहाँ पे प्लेन मिरर नहीं है, स्फेरिकल मिरर है एंड उसको थिकनेस है, तो उसके लिए हमें एपेरेंट डेप्थ फिर से निकालना पड़ेगा। लेकिन एपेरेंट डेप्थ निकालने के लिए हमें वहां पे स्फेरिकल मिरर का जो स्फेरिकल सरफेस का जो रिफ्रैक्शन होता है वो स्टडी करना पड़ेगा। वो हम नेक्स्ट स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, अभी देखिए, देयर इज वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखिए, देयर इज अ ग्लास स्लैब, ओके, दिस इज अ ग्लास स्लैब and in this glass slab one air bubble is trapped. This is a bubble which is trapped, which is inside this glass slab, ठीक है। on observing this bubble from left hand side से ऑब्जर्व करने पर ये 12 सेंटीमीटर पर दिखाई देता है। कितने सेंटीमीटर पर? 12 सेंटीमीटर पर दिखाई देता है। एंड राइट हैंड साइड से देखने पर ये 6 सेंटीमीटर पर दिखाई देता है। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? देखिए, देयर इज अ ग्लास स्लैब लाइक दिस, ओके, ग्लास स्लैब, एंड यहाँ पे क्या होता है देखिए, लेफ्ट हैंड साइड से देखने पर ये 12 सेंटीमीटर पर अपीयर होता है एंड राइट हैंड साइड से देखने पर 6 सेंटीमीटर पर अपीयर होता है। देन व्हाट इज द थिकनेस ऑफ दिस ग्लास स्लैब? तो एक्चुअल थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब कितना होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज once again 3/2 या फिर 1.5, 3/2 और 1.5, ओके। ये हमें निकालना है। थोड़ा थिंक कीजिए, कितना आ जाएगा, थिकनेस कितना हो सकता है? क्वेश्चन समझ में आया ना? एक ग्लास स्लैब है, ग्लास का प्लेट है, उसके अंदर एक एयर बबल है। एक साइड से देखने पर हमें वो 12 सेंटीमीटर पर दिखाई देता है, दूसरे साइड से देखने पर वो हमें 6 सेंटीमीटर पर अपीयर होता है, दिखाई देता है। तो थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब कितना हो जाएगा, कितना हो सकता है? दैट इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। अभी यहाँ पे मैं अभी एक क्वेश्चन पूछता हूँ। देखिए, ये जो बबल है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से कितने डिस्टेंस पर अपीयर होता है? 12 सेंटीमीटर। तो बबल का एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड कितना होगा? ओके, ये अपीयर कितने डिस्टेंस पर होता है? 12 सेंटीमीटर पर। तो एक्चुअल डिस्टेंस ये कितना होगा? डिस्टेंस ऑफ एयर बबल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, एक्चुअल डिस्टेंस कितना होगा? 12 से कम होगा या फिर ज्यादा होगा, ये बताइए। ओके, कम होता है तो म्यू से डिवाइड करना है, ज्यादा होता है तो म्यू से मल्टीप्लाई करना है, बताइए। एक्चुअल डिस्टेंस कितना रहेगा? 12 से लेस और मोर? यही तो ठीक से थिंक करना है। कुछ स्टूडेंट लेस बता रहे हैं, कुछ स्टूडेंट मोर बता रहे हैं। एक्चुअल डिस्टेंस कितना रहेगा? मोर देन 12 और लेस देन 12? यहां पे देखिए, एक्चुअल डिस्टेंस रहेगा मोर देन 12, मोर देन 12 ये एक्चुअल डिस्टेंस रहेगा, ठीक है, मोर देन 12। मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 12 इंटू म्यू करना पड़ेगा। बढ़ाना है तो म्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। अभी मुझे आप बताइए, 12 से ज्यादा क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए, हमने बेसिक लॉजिक क्या स्टडी किया है? बेसिक लॉजिक, डेंसर मीडियम का डिस्टेंस हमें कम दिखाई देता है। दिस इज करेक्ट ना? डेंसर मीडियम का डिस्टेंस हमें कम दिखाई देता है, डेंसर मीडियम का डिस्टेंस कम दिखाई देता है। तो ये दिखाई देने वाला डिस्टेंस है, तो ये कम डिस्टेंस है, मतलब एक्चुअल डिस्टेंस ज्यादा होगा उससे। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? लेफ्ट हैंड साइड से देखने पर ये बबल 12 सेंटीमीटर पर अपीयर होता है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। ओके, सो हमें अपीयर होने वाला, दिखने वाला, ऑब्जर्वर को दिखने वाला डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है। ऑब्जर्वर को डिस्टेंस कम दिखता है या फिर ज्यादा दिखता है? डेंसर मीडियम का डिस्टेंस कम दिखता है ना। तो कम हुआ डिस्टेंस जो है ना, वो है 12, तो एक्चुअल डिस्टेंस ज्यादा रहेगा। तो
Therefore, the distance of the air bubble from the LHS should be more than 12 होना चाहिए. Okay, more than 12. So कितना होना चाहिए? 12 into 3/2 होना चाहिए. 12 into 3/2 मतलब कितना होगा? 18. तो इसका मतलब actual distance of bubble from left hand side is 18. Similarly, राइट हैंड साइड से देखने पर ये हमें 6 सेंटीमीटर दिखाई देता है. 6 सेंटीमीटर दिखाई देता है. डेंसर मीडियम का डिस्टेंस हमें कम दिखाई देता है. तो 6 सेंटीमीटर कम है ना, तो एक्चुअल डिस्टेंस ज्यादा होगा. दिखाई देने वाला डिस्टेंस 6 है, डेंसर मीडियम का डिस्टेंस हमें कम दिखाई देता है, तो ये कम है. एक्चुअली ये क्वेश्चन में जो डिस्टेंस दिया गया है ये ऑब्जर्व डिस्टेंस है, एपरेंट डेप्थ है, तो रियल डेप्थ इससे ज्यादा होगा. ओके, वो कितना होगा? 6 into 3/2 मतलब 9. ओके, सो एक्चुअल डिस्टेंस ये लेफ्ट हैंड साइड से 18, राइट हैंड साइड से 9, सो टोटल थिकनेस शुड बी 27 सेंटीमीटर. सो थिकनेस ऑफ ग्लास शुड बी 27 सेंटीमीटर. यहाँ पे डायरेक्टली 12 + 6 18 ऐसा नहीं ले सकते. ओके, ये बढ़ाना पड़ेगा, ये भी बढ़ाना पड़ेगा, टोटल हो जाएगा 27. एनी डाउट इन दिस केस? बोलिए, कुछ डाउट है क्या? समझ में आ रहा है ना? डिस्टेंस का ये समझ में आ रहा है क्या? टोटल डिस्टेंस टोटल थिकनेस 27 हो जाएगा. रिपीट करना है. ओके, ठीक, फिर एक बार रिपीट करता हूं. देखिए, in the question it is given that when this bubble is observed from left hand side it appears at 12 centimeter. When it is observed from right hand side it appears at the 6 centimeter. एक साइड से देखने पर ये 12 सेंटीमीटर पर हमें दिखाई देता है. मतलब क्वेश्चन में वो रियल डेप्थ दिया है या फिर एपरेंट डेप्थ दिया है? ओके, एपरेंट डेप्थ दिया गया है. दिखाई देने वाला डिस्टेंस, डेंसर मीडियम का डिस्टेंस हमें कम दिखाई देता है. ओके, दिखाई देने वाला डिस्टेंस यहाँ पे कितना है? 12 सेंटीमीटर है. मतलब एक्चुअल डिस्टेंस इससे क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए. अगर ये डिस्टेंस 12 से ज्यादा है तो ही एक्चुअल डिस्टेंस 12 से ज्यादा है तो ही क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड से देखने पर हमें 12 दिखेगा ना. करेक्ट है ना? 12 से ज्यादा, एक्चुअल डिस्टेंस 12 से ज्यादा है तभी हमें लेफ्ट हैंड साइड से देखने पर वो 12 दिखाई देगा, क्योंकि डेंसर मीडियम का डिस्टेंस हमें कम दिखाई देता है. ठीक है, सिमिलर, सो देयरफॉर ये डिस्टेंस हमें बढ़ाना पड़ेगा. ये अपेरेंट है तो रियल निकालने के लिए बढ़ाना है. मतलब क्या करना है? मैंने ऑलरेडी सिंपल ट्रिक बताया है. डिस्टेंस बढ़ाना है तो म्यू से मल्टीप्लाई करना है, कम करना है तो म्यू से डिवाइड करो. सो 12 into म्यू. सो 12 into म्यू मतलब कितना हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 दिया है ना, सो 12 into 3/2 मतलब 18. ओके, राइट हैंड साइड से देखने पर ये हमें 6 सेंटीमीटर दिखाई देता है. अभी 6 सेंटीमीटर दिखाई देने के लिए एक्चुअल डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि डेंसर मीडियम का डिस्टेंस हमें कम दिखाई देता है. ओके, एक्चुअल डिस्टेंस 6 से ज्यादा होना चाहिए तभी हमें ये 6 दिखाई देगा. सो एक्चुअल डिस्टेंस विल बी मोर देन 6. मोर देन 6 मतलब 6 को 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 9 आ जाएगा. तो इसका मतलब होता है बबल का एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए 18 एंड बबल का एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम राइट हैंड साइड होना चाहिए 9. तो टोटल थिकनेस कितना आ जाएगा? 18 + 9 दैट इज इक्वल टू 27. 18 + 9 दैट इज इक्वल टू 27 शुड बी थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट. तो क्वेश्चन में हमेशा ये थिंक कीजिए, वो जो प्रॉब्लम में जो डिस्टेंस दिया है वो एपेरेंट डेप्थ है या फिर रियल डेप्थ है, ये वो आपको थिंक करना पड़ेगा, वो सोचना पड़ेगा. मतलब दिया हुआ डिस्टेंस रियल है या एपेरेंट है. इस प्रॉब्लम में क्या दिया है? एपेरेंट डेप्थ दिया है एंड रियल डेप्थ निकालने के लिए बोला है. ठीक है, नेक्स्ट देयर इज वन सिंपल क्वेश्चन रिलेटेड टू द रिफ्रैक्शन. यहाँ पे क्वेश्चन क्या है दिया है, देखिए. कंसीडर द सिचुएशन एज शोन इन फिगर. द पॉइंट O इज सेंटर. यहाँ पे एक फिगर दिया गया है. फिगर इज लाइक दिस. This angle is equal to 60 degree. Okay, this angle is equal to 60 degree.
Consider the situation as shown in figure. So this is the figure. Consider the situation as shown in figure. यहाँ पे एक ray of light भी incident हुआ दिखाई देता है. Ray of light is incident like this. Consider the situation as shown in figure. The point O is center. The light ray forms an angle of 60 degree with horizontal. ये जो light ray है, incident light ray forms an angle of 60 degree with horizontal. Light ray forms an angle of 60 degree with horizontal and each mirror makes an angle 60 degree with normal. ये जो normal है, इस normal से angle कितना है? 60 degree है. Here there is a mirror and here there is a mirror. There are two mirrors like this. Each mirror makes an angle 60 with the normal. The value of refractive index of spherical portion. ये जो spherical portion है ना, इसका refractive index निकालना है. So mu question mark refractive index of spherical portion so that light ray retrace its path. So that light ray retrace its path. मतलब light ray retrace कब हो जाएगा? देखिए ये ray इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे refraction हो जाएगा, अंदर आ जाएगा, ओके? इस मिरर पर इंसिडेंट हो जाएगा, ओके? इट विल इंसिडेंट ऑन दिस मिरर. अभी ये जो लाइट रे है वो क्या करना चाहिए? इट शुड रिट्रेस इट पाथ. जिस पाथ से आया है उसी पाथ से बैकवर्ड जाना चाहिए. तो उसके लिए यहाँ पे कैसा इंसिडेंस होना चाहिए बताइए? यहाँ पे कैसा इंसिडेंस होना चाहिए? कैसा इंसिडेंस होना चाहिए? नॉर्मल इंसिडेंस होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस पर ही क्या होता है? जिस डायरेक्शन से ले आता है उसी डायरेक्शन से वापस जाता है. यहां से ऐसा जाएगा और यहां से फिर से इस तरह से जाएगा. क्लियर है ना? जो मैं बता रहा हूं करेक्ट है ना? सो दिस इज द डायग्राम. क्वेश्चंस ठीक से समझ में आया क्या? देखिए क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पे इस तरह से एक स्फेरिकल मीडियम है, स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम है, सर्कुलर है, ओके? उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है, ओके? यहाँ पे स्फेरिकल जो मीडियम है उसके मतलब बॉटम पे एक मिरर है एंड लेफ्ट हैंड साइड पर एक मिरर है एंड यहाँ पे एक लाइन दिया गया है, नॉर्मल ऐसा दिया गया है, ओके? एंड दिस नॉर्मल मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद फर्स्ट मिरर एंड 60 डिग्री विद द सेकंड मिरर, ओके? एंड इंसिडेंट रे मेक्स एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल दिया गया है. तो यहाँ पे ये जो सर्कुलर पोर्शन है या फिर स्फेरिकल पोर्शन है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए. एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए एंड सेकंड इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चाहिए. तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ जाएगा बताइए? एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब ये एंगल हमें निकालना पड़ेगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? कैन यू टेल? There is one correction in this problem and correction is that this angle is not 60 degree. यहाँ पे actually angle this angle is 60 degree दिया गया है. This angle is 60 degree. Okay? मतलब angle of incidence is directly 60 degree. That is one correction. Angle of incidence 60 degree है. अभी angle of refraction मुझे बताइए कितना हो जाएगा angle of refraction in this diagram? Angle of incidence directly it is given in the question 60 degree. तो angle of refraction कितना हो जाएगा बताइए? Angle of refraction देखिए यहाँ पे ये 60 डिग्री है एंगल, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? 30 डिग्री एंगल बन जाएगा, 30 डिग्री. सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी इक्वल टू 30 डिग्री. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 60, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30, तो यहाँ पे हम म्यू निकाल सकते हैं अभी, ओके? सो म्यू इज इक्वल टू sin i by sin r यूज कर सकते हैं. Sin of angle of incidence divided by sin of angle of refraction. So refractive index आ जाएगा, sin of angle of incidence is sin 60 divided by sin 30, okay? Sin 60 is root 3 by 2 divided by 1 by 2. तो यहाँ पे 2 get cancel and refractive index is coming to be root 3. क्वेश्चन समझ में आया क्या? देखिए क्वेश्चन में दिया है रे जिस पाथ से आता है उसी पाथ से वापस जाता है. रे रिट्रेसेस इट्स पाथ. कोई भी रे रिट्रेस होने के लिए वो उसका क्या होना चाहिए? मिरर पर नॉर्मल इंसिडेंस होना चाहिए. ये चीज आपको यहाँ पे इस प्रॉब्लम में ध्यान रखनी है, ओके?
to retrace the original path, rays should incident normally. Normally means perpendicular to the mirror. Okay. नेक्स्ट अभी देखिए, नेक्स्ट कंसेप्ट इज लाइक दिस, नॉर्मल shift of convergent, okay, convergent or divergent beam. Next concept, normal shift of convergent or divergent beam due to glass slab. This is the next concept. Okay, normal shift of convergent or divergent beam due to the glass slab. Suppose there is a glass slab like this, okay, and a convergent beam मतलब the rays are moving towards each other. Okay, rays are moving towards each other. अगर ये ग्लास स्लैब यहाँ पे नहीं होता, ये ग्लास स्लैब यहाँ पे अगर नहीं होता तो रेज कहां पे मीट करते हैं? We have to extend the rays like this, okay, and they will meet here. This is the convergent beam, okay, and this is the glass slab या फिर कोई भी स्लैब है, ट्रांसपेरेंट स्लैब है, स्लैब, एंड इस ग्लास स्लैब पर क्या हुआ है? कन्वर्जेंट बीम इंसिडेंट किया है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो क्या होता है? ये रेज यहाँ पे मीट करते। अभी ग्लास स्लैब होने के कारण ये कन्वर्जेंट रेज जो है यहाँ पे मीट नहीं करेंगे, ये इसके आगे मीट करेंगे या फिर इसके पीछे मीट करेंगे, बताइए। एंड कितना डिस्टेंस आगे मीट करेंगे या फिर कितना डिस्टेंस पीछे मीट करेंगे, वो हमें निकालना है। ओके, कैन यू टेल मी? कन्वर्जेंट बीम के सामने हमने ग्लास स्लैब रखा तो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस आगे जाएगा या फिर पीछे आ जाएगा? टेल मी नाउ। समझ में आ रहा है ना? देखिए, ये इंसिडेंट रे यहाँ पे जब इंसिडेंट होगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ओके, द रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, करेक्ट है ना? एट दिस पॉइंट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, एंड व्हेन अ रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम नॉर्मल। बताइए यहाँ पे रे कैसा बेंड हो जाएगा? टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल? टुवर्ड्स नॉर्मल, बिकॉज डेंसर मीडियम में जा रहा है ना। टुवर्ड्स नॉर्मल मतलब स्ट्रेट नहीं जाएगा, थोड़ा सा ऊपर बेंड हो जाएगा। इस टुवर्ड्स, ये ओरिजिनल डायरेक्शन है, थोड़ा सा ऊपर टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगा, करेक्ट है ना? डायग्राम ठीक से दिखाई देता है कि देखिए, या फिर बड़ा डायग्राम निकालो। इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल एंड बाहर निकलते वक्त this is the original point of convergence. This is the original point of convergence, and here there is a glass slab like this. ग्लास स्लैब नहीं होता तो यहाँ पे कन्वर्ज होता, ओके। यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो जाएगा, the rays traveling from denser to the rarer to the denser medium, so it will bend towards normal, okay। थोड़ा सा ऊपर बेंड हो जाएगा, ये भी थोड़ा सा towards normal बेंड हो जाएगा, नीचे बेंड हो जाएगा like this towards normal, and बाहर निकलते वक्त it will again bend away from normal। denser to rarer जाते वक्त फिर से क्या हो जाएगा? पहले towards normal बेंड होगा, उसके बाद अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, एंड यहां पे पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस आपका आ जाएगा, करेक्ट है ना? यहां पे पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगा, एंड देयरफॉर द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस विल शिफ्ट अवे फ्रॉम द ग्लास स्लैब। ओरिजिनल था ना,
उससे थोड़ा सा आगे जाएगा। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट ऑफ द कन्वर्जेंट बीम, नॉर्मल शिफ्ट। ओके, नॉर्मल शिफ्ट। तो ये नॉर्मल शिफ्ट कितना होने वाला है, क्योंकि रिफ्रैक्टिंग सरफेस को परपेंडिकुलर शिफ्ट है ना, रिफ्रैक्टिंग सरफेस को परपेंडिकुलर, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस को परपेंडिकुलर कितना डिस्टेंस वो आगे जाएगा, नॉर्मल शिफ्ट हमें निकालना है। ओके, तो ये कैसे निकालना पड़ेगा अभी? अभी सपोज इसका थिकनेस कितना है, सपोज टी इज द थिकनेस। ओके, टी इज द थिकनेस। अभी ये जो डिस्टेंस है, यहाँ पे सपोज ऑब्जर्वर है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, रेयर मीडियम में ऑब्जर्वर है, तो उसको ये थिकनेस एज इट इज नहीं दिखाई देगा, करेक्ट है ना? तो उसको कितना थिकनेस दिखाई देगा, टी से कम या फिर टी से ज्यादा? ये थिकनेस बताइए। लेस देन टी, ठीक है ना, लेस। तो कितना, टी बाई म्यू। तो ओरिजिनल डिस्टेंस ये रहेगा टी। ओके, ओरिजिनल थिकनेस कितना है, टी है, और राइट हैंड साइड से ऑब्जर्व करने पर ये लिखेगा टी बाय म्यू, कम दिखाई देगा। तो जितने डिस्टेंस से ये थिकनेस कम होने वाला है ना, उतने ही डिस्टेंस से ये आगे जाने वाला है। जितने डिस्टेंस से ये थिकनेस कम होने वाला है, उतने ही डिस्टेंस से वो आगे जाने वाला है। ओके, सो देयरफॉर नॉर्मल शिफ्ट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, नॉर्मल शिफ्ट is equal to t in bracket t by mu, so therefore t in bracket 1 minus 1 by mu. Okay, so this will be the formula. जैसे कन्वर्जेंट बीम के लिए होता है, वैसे ही डाइवर्जेंट बीम के लिए भी होता है। ओके, डाइवर्जेंट बीम के लिए कैसा हो जाएगा, देखिए, once again this is a glass slab and this is the point, okay, from which rays are emitted like this, rays are emitted, मतलब ये डाइवर्जेंट बीम है, ठीक है, डाइवर्जेंट बीम। तो यहाँ पे the ray will bend initially towards normal and then it is away from normal like this, towards normal, away from normal. Here also it will bend towards normal and then it is away from normal. तो राइट हैंड साइड को अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे है, राइट हैंड साइड को अगर ऑब्जर्वर है, तो इस ऑब्जर्वर को क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस जो है, पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस एज इट इज नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस थोड़ा सा राइट हैंड साइड को दिखाई देगा या फिर लेफ्ट हैंड साइड को दिखाई देगा, बताइए। अगर राइट हैंड साइड को ऑब्जर्वर है तो पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस ड्यू टू दिस ग्लास स्लैब कहां पे दिखाई देगा? ओके, सो एक्चुअल पोजीशन के लेफ्ट पोजीशन पर दिखाई देगा कि राइट पोजीशन पर दिखाई देगा? इसको पीछे एक्सटेंड करो ना, इस तरह से एक्सटेंड करने पर इस तरह से ये हो जाएगा, तो यहां पे ये दिखाई देगा, इट appears to be coming from this point, तो ये थोड़ा सा राइट पर शिफ्ट होगा, राइट, समझ में आ रहा है ना? तो ये ध्यान में कैसे रखना है, देखिए, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस या फिर पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस, कोई भी पॉइंट रहने दो, वो जिस डायरेक्शन में रेज जाते हैं ना, उसी डायरेक्शन में वो शिफ्ट होता है। ओके, उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, एंड कितने अमाउंट से शिफ्ट होता है, यहाँ पे भी नॉर्मल शिफ्ट उतना ही आ जाएगा, नॉर्मल शिफ्ट। ओके, नॉर्मल शिफ्ट विल बी इक्वल टू t इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय म्यू। ओके, मतलब देखिए यहाँ पे ये चीज ध्यान में कैसे रखनी है, देखिए, कॉन्वर्जेंट बीम के पाथ में या फिर डाइवर्जेंट बीम के पाथ में सपोज हमने एक ग्लास स्लैब रख दिया, तो पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस या फिर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा। कौन से साइड पर वो शिफ्ट होगा, जिस डायरेक्शन में रेज जा रहे हैं ना, उसी डायरेक्शन में वो शिफ्ट होता है। अभी यहाँ पे देखिए, रेज आर ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, तो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस कहां पे वो शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स राइट, एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा राइट शिफ्ट हो जाएगा। या फिर इस डायग्राम में भी देखिए, द रेज आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट एंड देयरफॉर पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस, यहाँ पे पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है, तो पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस थोड़ा सा राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, एंड ये शिफ्ट कितना आता है, t इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय म्यू। शिफ्ट कितना आता है, t इन ब्रैकेट 1 माइनस म्यू, 1 माइनस 1 बाय म्यू आता है।
ओके, फिर एक बार देखिए इसका मैं रिवीजन करता हूं लाइक दिस। once again suppose एक हॉरिजॉन्टल स्लैब है लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल स्लैब, एंड यहाँ पे एक कॉन्वर्जेंट बीम आ रहा है, कॉन्वर्जेंट बीम लाइक दिस, देयर इज अ कॉन्वर्जेंट बीम, rays are converging, they are moving towards each other. Actually अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो रेज कहां पे मीट करते हैं, यहां पे मीट करते हैं. ड्यू टू ग्लास स्लैब दिस पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस इज गोइंग टू शिफ्ट नाउ. तो अभी आप मुझे बताइए ये थोड़ा सा नीचे शिफ्ट होगा या फिर ऊपर शिफ्ट होगा, बताइए कहां पे शिफ्ट होगा, थोड़ा सा नीचे शिफ्ट होगा कि ऊपर शिफ्ट होगा. इसके लिए मैंने क्या बताया है, जिस डायरेक्शन में रेंज जाते हैं ना उसी डायरेक्शन में वो शिफ्ट होता है. ये बेसिक आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. ओके, तो ये पॉइंट थोड़ा सा नीचे शिफ्ट होगा, यहाँ कन्वर्ट पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस नहीं मिलेगा, या इधर किधर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस मिल जाएगा. ऐसा क्यों हो जाएगा, बिकॉज दीज रेज आर इनिशियली मूविंग टुवर्ड्स नॉर्मल एंड देन अवे फ्रॉम नॉर्मल. ओके, they are initially moving towards normal and then away from normal, and therefore finally rays meet here. Okay, here also this is normal, rays moving from rarer medium to denser medium, so it will bend towards normal, and then denser medium to rarer medium it will again bend away from normal. तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस आने की बजाय यहाँ पे पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगा, एंड ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना रहता है, नॉर्मल शिफ्ट कितना रहता है पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस का, ये हमेशा t माइनस टी बाय म्यू होता है, t माइनस टी बाय म्यू, दैट इज t इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय म्यू. इतने डिस्टेंस से ये शिफ्ट हो जाएगा. ओके, इतने डिस्टेंस से ये शिफ्ट हो जाएगा. समझ में आ रहा है ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कंसेप्ट है, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. ओके, समझ में आ रहा है. सो पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस या फिर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ड्यू टू ग्लास स्लैब क्या होता है, शिफ्ट होता है. कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, जिस डायरेक्शन में रे ट्रेवल करते हैं उसी डायरेक्शन में वो शिफ्ट होता है, उतना ही ध्यान में रखना है. एंड कितना शिफ्ट होता है, t माइनस टी बाई म्यू, इतने अमाउंट से शिफ्ट होता है. कितने अमाउंट से, ओरिजिनल थिकनेस t होगा, apparent thickness t by mu होगा क्योंकि वो डिस्टेंस इन डेंसर मीडियम है, तो t minus t by mu that will be the shift. समझ में आया कि देखिए कंपोजिट स्लैब है तो भी आप इसी तरह से निकाल सकते हैं. ओके, तो इसका एक प्रॉब्लम देखेंगे अभी, इसका एक प्रॉब्लम देखेंगे. इसका प्रॉब्लम कैसा हो सकता है देखिए, दिस इज रिलेटेड टू द मेंस एग्जाम, JEE मेंस. Suppose there is a concave mirror like this. There is a concave mirror. ठीक है? This is the axis. This is the focus. This is the center of curvature. Okay? Suppose इसका फोकल लेंथ लेता हूं, फोकल लेंथ या फिर क्वेश्चन DC पांडे में है, जस्ट मिनट, इसका वैल्यूज लेता हूं. देखिए this is all for today's lecture of the physics. Okay, in the next lecture we are going to study other things related to the lateral shift. Lateral shift का फॉर्मूला, उसका डेरिवेशन हम नेक्स्ट लेक्चर को देखने वाले हैं. Okay, bye, have a nice day, take care.